Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to our online biology class and I'm your teacher Sadia Saqib. हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि अपने प्रीवियस लेसन्स में हम डाइजेशन के चैप्टर को काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और काफ़ी डिटेल से हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अपने सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ साथ देयर आर प्रेजेंट सम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स जो डाइजेशन के प्रोसेस की कंप्लीशन में हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक इन्हीं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में है कि हाउ दे हेल्प इन द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। So, role of accessory digestive glands or organs. There are three organs associated with the digestive system: liver, gallbladder एंड पेंक्रियास। इन तीनों को हम एक्सेसरी ग्लैंड्स कंसिडर करते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। वन बाय वन इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अपने आज के लेसन में वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिवर। हम लिवर के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसकी एनाटमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है और ये डाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह से हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। लिवर अगर हम देखें साइज के अकॉर्डिंगली तो इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। अगर हम इसकी लोकेशन ऑब्जर्व करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन, इन द एब्डोमिनल कैविटी अलॉन्ग विद द GIT और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्ट्रक्चर अगर हम इसका ऑब्जर्व करें तो इट्स अ लोब लाइक स्ट्रक्चर। It has 4 lobes, 2 major lobes and 2 minor lobes. Then there is present a porta. Porta का literal meaning होता है gate और door. It is the point or it is the position present on the inferior side of the liver from where different vessels or ducts enter or exit the liver, right? You can say that this is the entry or exit point of the ducts in the liver. Hepatic vein, hepatic artery, lymph vessels and nerves. तो पोर्टा के थ्रू ये सब वेसल्स लिवर में एंटर भी होती हैं और लिवर को एग्जिट भी करती हैं। अभी हम डायग्रामेटिकली भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द डक्ट सिस्टम ऑफ द लिवर। Ducts which are present in the liver, these are called as hepatic ducts. As this term hepatic, it is associated with the liver, right? liver से related जब भी हम बात करते हैं तो इसके लिए जो biological term हम use करते हैं that is called as hepatic. तो ducts which are present in the liver, these are called as hepatic ducts. Now hepatic ducts are left hepatic duct and right hepatic duct, जो कि liver की जो 2 major lobes हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर, राइट लोब और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो इनको हम लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट्स का नाम देते हैं। लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट्स देन जॉइन टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट दैट जॉइंस विद द सिस्टिक डक्ट। नाउ व्हाट इज सिस्टिक डक्ट? दिस इज अ डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, राइट? गॉल ब्लैडर जो एक और एक्सेसरी ऑर्गन है वहाँ से भी एक डक्ट ओरिजिनेट हो रही है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट इस सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। तो इन सब डक्ट्स के कम्बिनेशन से एक कॉमन डक्ट की फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट दैट एम्प्टीज इनटू द ड्यूडेनम अलॉन्ग विद द pancreatic duct, right? Pancreatic duct originates from the pancreas. Pancreas is also an accessory digestive organ, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। Now just observe this diagram. तो यहाँ पे आपको लिवर की लोब्स और लिवर की डक्ट्स के बारे में क्लियरली जो है यहाँ पे नज़र आ जाएगा। Now this is the liver. राइट अब साइज़ के अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं कि दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स अ लोब स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इस व्यू में लिवर की चारों लोब्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन नहीं की जा सकती हैं, बट यू कैन कंसिडर दीज आर द 2 मेजर लोब्स ऑफ द लिवर। और ये नीचे की तरफ अगर आप देखें तो दीज आर द माइनर लोब्स ऑफ द लिवर, राइट? उसके बाद लिवर के साथ ये एसोसिएटेड आपको एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको यहाँ मैंने ग्रीन कलर से मैंशन किया है। दिस इज़ द गॉल ब्लैडर। द सेकेंड
एक्सेसरी ऑर्गन रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। देन उसके बाद आप ये देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड एक्सेसरी ऑर्गन रिलेटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज कॉल्ड एज पेंक्रियाज। सो हेयर इज द लिवर, देन गॉल ब्लैडर एंड देन पेंक्रियाज। और ये स्लाइटली सी शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज द ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ दिस पार्ट इन द लिवर, इंफीरियर साइड ऑफ द लिवर और लोअर साइड ऑफ द लिवर, ये पॉइंट ठीक है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोर्टा, जो अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, पोर्टा और गेट विच इज द एंट्री और एग्जिट पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस इज द पोर्टा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर द हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, लिम्फेटिक वेसल्स, हेपेटिक डक्ट्स एंड नर्व्स। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये सब वेसल्स लिवर में एंटर भी हो रही हैं और लिवर को एग्जिट भी कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने हेपेटिक वेन को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, यू कैन सी हियर दिस ब्लू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज द हेपेटिक वेन। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द हेपेटिक आर्टरी। इसी तरह यहाँ पे आपको हेपेटिक नर्व्स भी मिलती हैं और आपको यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल भी मिलती है। तो ये पोर्टा के थ्रू लिवर की तरफ जा रही हैं, एंटर हो रही हैं और यहीं से लिवर को ये एग्जिट भी कर रही हैं। ठीक है, नाउ डक्ट सिस्टम ऑफ द लिवर, नाउ देयर आर टू मेन डक्ट्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेजर लोब्स ऑफ द लिवर, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। वहाँ से दो डक्ट्स ओरिजिनेट हो रही हैं जिसको हम हेपेटिक डक्ट्स का नाम देते हैं। और यहाँ पे ये आप ग्रीन कलर से जो मैंने मेंशन किया है इसको आप देख सकते हैं, दीज आर द टू हेपेटिक डक्ट्स, राइट। ये जो ऊपर से आपको आती हुई नजर आ रही हैं, तो बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट मेजर लोब्स ऑफ द लिवर। ठीक है, यहाँ से ये आ रही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिस इज द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट ओरिजिनेट हो रही है विच इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, राइट। तो ये लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट्स एंड दिस इज द सिस्टिक डक्ट। नाउ दिस लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये देखिए ये कंबाइन हो गई है टू फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट। एंड दिस कॉमन हेपेटिक डक्ट जैसे जैसे ये नीचे आ रही है देखें तो ये कंबाइन हो गई है विद अ सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ पे यू कैन से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेपरेट डक्ट्स, हेपेटिक डक्ट्स एंड द सिस्टिक डक्ट्स, राइट। तो ये कंबाइन हो गई है और इनके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एक सिंगल डक्ट नजर आ रही है विच इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट, right? So common bile duct is basically the combination of the cystic duct and two hepatic ducts. ऊपर से आप देख सकते हैं कि आपको 3 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, 3 डिफरेंट डक्ट्स हैं, लेकिन वो ज्वाइन हो गई हैं और उसके रिजल्ट में एक सिंगल कॉमन बाइल डक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। और ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रही है टुवर्ड्स द ड्यूडेनम। At this point near the duodenum, if you can observe here in the figure, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक और डक्ट आपको नजर आ रही है, and this is called as pancreatic duct. राइट, पैंक्रियाटिक डक्ट है विच इज़ द डक्ट ऑफ द पैंक्रियाज, जो कि एक और ग्लैंड है। तो यहाँ से भी एक डक्ट ओरिजिनेट हो रही है जो ड्यूडेनम के करीब जाके कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट इट ओपन्स इनसाइड द ड्यूडेनम और अपनी अपनी सिक्रीशंस को ये यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर पोर कर देते हैं, जहाँ से फिर आगे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज सिक्रीशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिवर। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लिवर का फंक्शन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म बाय द लिवर, तो दैट इज़ द सिक्रीशन ऑफ द बाइल। लिवर एक ग्लैंड है, राइट, और ग्लैंड्स का काम होता है टू प्रोड्यूस सिक्रीशंस, right, and the secretion of the liver is called as bile. बाइल लिवर की सिक्रीशन है, ठीक है। और बाइल का फंक्शन क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। इट्स फंक्शन इज़ द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये फैट्स की डाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। सो व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द बाइल। अगर हम बाइल की सिक्रीशन का केमिकल एनालिसिस करें तो हमें इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं। बाइल कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड म्यूकस, इसमें हमें जो लिक्विड पोर्शन नज़र आता है दैट इज़ वाटर एंड म्यूकस। इसके अलावा बाइल में हमें बाइकार्बोनेट्स मिलते हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। देन देर आर प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैट्स की डाइजेशन के प्रोसेस में और प्लस इनकी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। 2 इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड हियर, दीज आर सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट,
right? I repeat, sodium glycocolate and sodium taurocolate, these are the bile salts. Then there are also present some bile pigments, these are bilirubin and biliverdin, जो bile को इसका greenish color देते हैं. Bile basically greenish color की secretion है, तो वो color जो है वो इन bile pigments की वजह से आता है. Then cholesterol, phospholipids, lecithin, these are different types of fats or lipids, they are also present in the bile. Then there are present some old worn out cells. Old worn out cells का मतलब ये है कि वो cells अपना proper function perform नहीं कर पा रहे हैं और इनको break down करना है, right? या इनको body से बाहर eliminate करना है, तो कुछ old worn out cells भी हमें bile के अंदर मिलते हैं. और उसके अलावा cell debris यानी cells के जो waste materials होते हैं, they are also present in the bile. So this is the chemical composition of the bile secreted by the liver. राइट. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बाइल. अब ये बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. क्या इसका फंक्शन है? इट्स फंक्शन इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. राइट. नाउ व्हाट इज मीन बाय इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन का मतलब ये कि यूजुअली जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमने अपनी फूड में इंजेस्ट किए हुए होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज. फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं. और साइज़ बड़ा होने की वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, राइट, लाइपेजेज हैं, लाइपेज एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है वो इनके ऊपर प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाता. तो बाइल का फंक्शन ये होता है, स्पेशली द बाइल सॉल्ट्स, ये क्या करते हैं, ये उन लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. जस्ट लाइक दिस. सपोज इफ दिस इज द लार्जर फैट ग्लोब्यूल, तो बाइल सॉल्ट्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल ये इस फैट ग्लोब्यूल को सराउंड करके इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक दिस. नाउ जस्ट कंपेयर द साइज, राइट. इनिशियली जो फैट मॉलिक्यूल था, फैट ग्लोब्यूल था, उसका साइज देखें यहाँ पे कितना बड़ा है. लेकिन बाइल के एक्शन के बाद जब इसकी इमल्सिफिकेशन हो गई है, बिकॉज बाइल सॉल्ट्स दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ दिस फैट मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके रिजल्ट में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में इस तरह से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन जो लाइपेज एंजाइम है वो इजीली इन फैट्स के ऊपर एक्ट करके इनको डाइजेस्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट्स, राइट. सो दिस इज द रोल ऑफ द बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, राइट. देन थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स की वजह से बेसिकली बाइल को एक ग्रीनिश कलर मिल रहा है, राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स ऑब्जर्व्ड. These are bilirubin and biliverdin. Now how they are formed? They are formed by the breakdown of the hemoglobin. राइट. हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंटेड प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी. लेकिन अब जब ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं जो अपना काम नहीं कर सकते, राइट, 120 डेज के बाद जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो वोर्न आउट हो जाते हैं, वो मजीद फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनका जो हीमोग्लोबिन है वो लिवर में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है. और उस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में ये पिगमेंट्स बनते हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन. बाइलिरुबिन जो है ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट है और बाइलिवर्डिन जो ये ग्रीनिश कलर का पिगमेंट होता है. तो इसकी वजह से एक जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो बाइल में डेवलप हो जाता है, राइट. उसके बाद यही पिगमेंट्स जो हैं जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो यहाँ से इनकी एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है ब्लड में, और ब्लड इन पिगमेंट्स के साथ जब किडनीज में जाता है तो वहाँ से ये यूरिन में एंटर हो जाते हैं, और यूरिन का जो कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर है वो बेसिकली इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से डेवलप होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द बाइल पिगमेंट्स, दैट व्हाट इज देयर फंक्शन एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाउ द सिक्रीशन बाइल इज़ रेगुलेटेड और इट इज़ रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम, यानी इसकी रेगुलेशन किस तरह से हो रही है, कब कब बाइल रिलीज़ होती है और क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है और क्या इसके लिए फैक्टर्स हैं जो बाइल की रिलीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो हार्मोन्स के बारे में, राइट, जो बाइल की रिलीज़ के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फैटी फूड का कितना कंटेंट मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली कितनी बाइल की ज़रूरत है. तो ये दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सिक्रीशन ऑफ बाइल इज़ रिलेटेड टू द सिक्रीशन ऑफ द सिक्रेटिन हार्मोन एंड कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन. आई एम रिपीटिंग द नेम एज दिस इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू. आपने इसके बारे में यकीनन पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा. कोलसिस्टोकाइनिन, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे कोलसिस्टोकाइनिन, जिसको हम यूजुअली एब्रीवेट कर देते हैं CCK से, right, CCK, cholecystokinin. This is the hormone, and the another hormone that is secretin, and both these hormones are released
फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द इनर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो म्यूकोसा है उसके अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं और उन एंडोक्राइन सेल्स का रोल क्या है, वो ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कोलसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन का नाम लेते हैं। ना व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज 2 हार्मोन्स? ये रेगुलेट कर रहे हैं रिलीज ऑफ बाइल इनटू द ड्यूडेनम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। जब इसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली ये 2 हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये बाइल की रिलीज के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट। Endocrine cells of the duodenum secrete CCK when stimulated by the fatty acids or fatty food which is present in the duodenum, right? Stomach में जैसे कि आपको पता है कि फैट्स की डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, only partial digestion of proteins takes place in the stomach because only protein digesting enzyme is present in the stomach, right? तो स्टमक से जो फूड इन द फॉर्म ऑफ काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में पहुंची है, राइट, तो उसमें फैट्स आर प्रेजेंट इन अनडाइजेस्टेड फॉर्म, उनकी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है, राइट। तो दे विल स्टिम्युलेट द इनर सेल्स ऑफ द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम। वो इन सेल्स को, एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और ड्यूडेनल सेल्स स्टार्ट रिलीजिंग सीसीके एंड सिक्रेटिन हार्मोन, राइट। तो कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन का रोल क्या है? इट स्टिम्युलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसके बारे में हमने लेसन के स्टार्ट में बात की थी कि ये भी एक एक्सेसरी ऑर्गन है और ये लिवर के साथ मौजूद होता है और लिवर एक्चुअली सिक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, राइट। लिवर का काम बाइल को प्रोड्यूस करना है, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद यूजुअली क्योंकि बाइल की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, कंटिन्यूसली लिवर बाइल बनाता रहता है, बनाने के बाद वो उसको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर एक्चुअली। फॉर्मेशन ऑफ बाइल अकर्स विद द हेल्प ऑफ द लिवर। लिवर बाइल बना रहा है, बनाने के बाद उसको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देता है। फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल की ज़रूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज होती रहती है टुवर्ड्स द ड्यूडेनम। सो गॉल ब्लैडर से बाइल की रिलीज के प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज़ द सीसीके और कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन। Cholecystokinin hormone, it causes the relaxation of the smooth muscles of the gallbladder. Gallbladder के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं जिसके रिजल्ट में वहाँ से बाइल रिलीज होती है इनटू द कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट से वो फिर ड्यूडेनम में सप्लाई कर दी जाती है, राइट। इसी तरह से सिक्रेटिन स्टिम्युलेट्स डक्ट सेल्स ऑफ द लिवर टू रिलीज बाइकार्बोनेट्स इनटू द बाइल। जो सिक्रेटिन हार्मोन है इसका क्या काम है? ये लिवर में जो डक्ट्स हैं उनमें डक्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइकार्बोनेट्स रिलीज करना शुरू कर दें और उसको बाइल में शामिल कर दें। और क्योंकि बाइकार्बोनेट्स का काम है, दे विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो काइम दैट इज एसिडिक इन नेचर, जो स्टमक से आई है तो वो एसिडिक नेचर की है, तो बाइकार्बोनेट्स उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो दैट इज कॉज्ड विद द हेल्प ऑफ द सिक्रेटिन हार्मोन, राइट। और कोलसिस्टोकाइनिन जो है ये इट इज ऑल्सो कॉजिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर, द रिंग ऑफ द स्मूथ मसल्स जो कि मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम के पार्ट में, जहाँ पे बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमें हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर मिलता है। तो कोलसिस्टोकाइनिन इसको भी रिलैक्स करता है, इसको ओपन करता है ताकि बाइल और पेंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में एंटर हो सके, ठीक है, और उसके बाद वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर सकें, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव रोल ऑफ द लिवर, राइट। लिवर का ये तो हमने डाइजेस्टिव रोल स्टडी कर लिया है कि ये डाइजेशन के प्रोसेस को किस तरह से फैसिलिटेट करता है बाय सिक्रीशन ऑफ द बाइल। बाइल जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है और फैट्स की डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। तो दैट वाज द डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म बाय द लिवर। लेकिन इसके अलावा भी लिवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, राइट। लिवर को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का मतलब ये है कि सो मैनी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दे आर हैपनिंग इन द लिवर। लिवर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं। तो अब हम इन फंक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिवर। सो स्टोरेज रोल ऑफ द लिवर। लिवर जो है ये स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, राइट।
स्टोर कर लेता है, देन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी टाइम टू टाइम इन कंपाउंड्स को, इन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता रहता है और वो फिर बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं. नाउ सेल्स ऑफ द लिवर दे आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स, राइट. जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि हेपेटिक का वर्ड लिवर को रिप्रेजेंट करता है, तो हेपेटोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द लिवर. तो डेफिनेटली जो स्टोरेज की एक्टिविटी है दैट इज परफॉर्म बाय द हेपेटोसाइट्स. दीज सेल्स स्टोर द मटेरियल्स और कंपाउंड्स. नाउ विच मटेरियल्स, विच कंपाउंड्स they are stored by the liver? Storage of glucose in the form of glycogen. The most important function, storage function of the liver is कि hepatocytes glucose को store करते हैं, right? Normally हम जो carbohydrates कंज्यूम करते हैं फूड की फॉर्म में वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स अपनी फाइनल डाइजेशन के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर ये ग्लूकोज जब लिवर तक आता है तो लिवर इसका एनालिसिस करता है कि दिस ग्लूकोज इज़ मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को इतने ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है. तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर सेल्स ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. लेकिन अब ये जो स्टोरेज होता है ये डायरेक्ट ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता, यानी ग्लूकोज को एज इट इज स्टोर नहीं किया जाता. हेपेटोसाइट्स इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. So extra glucose is converted into glycogen. Glucose is a monosaccharide, simplest form of carbohydrates. इससे ज़्यादा further इसको simplify हम नहीं कर सकते. Whereas glycogen is the polysaccharide, the most complex form of the carbohydrates, right? तो glycogen की form में जो glucose है it is stored in the hepatocytes. फिर जब time to time body को glucose की ज़रूरत पड़ती है तो ये glycogen hydrolyze हो जाती है again into the glucose और cells को glucose provide होना शुरू हो जाता है. उसके अलावा हेपेटोसाइट्स दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स. बहुत सारे वाइटामिन्स को स्टोर करके रखते हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट उनको रिलीज करते हैं. दीज आर वाइटामिन्स ए, वाइटामिन B12, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के. उसके अलावा हेपेटोसाइट्स एक्स्ट्रा फैट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी उनको रिलीज कर देते हैं. उसके अलावा हेपेटोसाइट्स दे ऑल्सो स्टोर सम मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, राइट, जो ज़रूरत से ज़्यादा है उनको ये स्टोर करके रख लेते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. Then second very important function performed by the liver, that is the metabolic role of the liver. As I told you that it is the central metabolic station of the human body. So बहुत important metabolic activities यहाँ पे हो रही हैं. The most important one is the breakdown of the glycogen. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज हेपेटोसाइट्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. नाउ द ह्यूमन बॉडी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ द फ्री ग्लूकोज, यानी बॉडी सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत है. ग्लूकोज इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको डायरेक्टली मेटाबोलाइज करके बॉडी के सेल्स एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो अब ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज कैसे आएगा? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन. हेपेटोसाइट अपने स्पेसिफिक एंजाइमेटिक सिस्टम की हेल्प से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस ऑफ द ग्लाइकोजन, breakdown of the glycogen. Then another very important metabolic reaction which is occurring in the liver, that is the formation of glucose, right, and this is called as gluconeogenesis. Formation of glucose is called as gluconeogenesis. यानी ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो रहा है? जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, लिवर के सेल्स अपने स्पेसिफिक एंजाइमेटिक सिस्टम से इन अमाइनो एसिड्स को और फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शंस. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, राइट. देन डीनेचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन हो रही है, वो भी लिवर सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं. फॉस्फोराइलेशन ऑफ द फैटी एसिड्स. फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप टू सम मॉलिक्यूल, right, addition of the phosphate group to some molecule, that is called as phosphorylation. तो फैटी एसिड्स में जो फॉस्फेट ग्रुप्स का एडिशन हो रहा है वो भी लिवर परफॉर्म कर रहा है, राइट. देन ब्रेक डाउन ऑफ द एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स. एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं ब्लड में मौजूद हैं, तो लिवर सेल्स उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको डीनेचर कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसके रिजल्ट में देर इज़ यूरिया फॉर्मेशन. यूरिया विच इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल, राइट. तो ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड को बेसिकली हम डी एमिनेशन का नाम भी देते हैं. मैं यहीं पे इसको मेंशन कर देती हूँ, डी एमिनेशन.
Denaturation of amino acids is called as deamination, removal of the amino group from the amino acid. So that is performed with the help of the hepatocytes or liver cells. और deamination के result में दो molecules बनते हैं, एक को हम नाम देते हैं पायरुविक एसिड का और दूसरे को हम नाम देते हैं अमोनिया का, राइट। पायरुविक एसिड इज़ अ यूजफुल मॉलिक्यूल जिसको फर्दर फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। द सेकेंड वन दैट इज़ द अमोनिया। अमोनिया इज़ अ टॉक्सिन, ये एक हार्मफुल मटेरियल है। तो अमोनिया विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस बाय द लिवर सेल्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसको हम यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। तो यूरिया साइकिल ऑल्सो अकर इन द लिवर सेल्स, राइट। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल है जो फिर बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, किडनीज के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। Liver is also involved in the synthesis of vitamin A from carotene, right? हम अपनी फूड में जो कैरोटीन्स को ingest कर रहे हैं from the plant source, right? तो plant source से हम कैरोटीन लेते हैं, जैसे हम green vegetables ले रहे हैं, हम carrots consume कर रहे हैं, तो उनमें कैरोटीन मौजूद होता है। तो हमारे liver cells अपने enzymes की हेल्प से इस कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देते हैं और विटामिन ए फिर हमारी बॉडी के बहुत सारे वाइटल रोल्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है। Synthesis of albumins, synthesis of fibrinogen, synthesis of prothrombin. So this is the synthesis role of the liver. Liver cells बहुत सारे important compounds synthesize करने में help कर रहे हैं। Albumins, fibrinogen and prothrombin. These are different types of proteins जो अपना अपना important role play कर रहे हैं। Albumins जो हैं ये बहुत important proteins हैं। These are actually the globular proteins and they are present in our blood plasma. ठीक है, और हमारे ब्लड प्लाज्मा का तकरीबन 50% जो है वो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स बना रही हैं और इनका रोल ये है कि ये ब्लड का जो एक वॉल्यूम है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उसको मेंटेन करने में, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। दीज एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर सेल्स। देन फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, बोथ ऑफ दीज आर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, these are blood clotting proteins, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। दे कॉज द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ सम इंजरी और वूंड, राइट। जब हमें कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली उस वूंड से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और उस वूंड के ऊपर आपको एक ब्लड क्लॉट बना हुआ नजर आता है। तो दैट ब्लड क्लॉट इज एक्चुअली फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स एंड प्लेटलेट्स विच आर द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ये ब्लड की क्लॉटिंग कॉज करते हैं और ब्लीडिंग के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, this is also very important function performed by the liver cells. Heparin क्या है? Heparin is an enzyme. It's an enzyme synthesized by the liver cells और फिर ये ब्लड में सर्कुलेट करता है, शामिल हो जाता है और इसका काम ये है कि ये ब्लड के एक स्मूथ फ्लो को मेंटेन करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में ब्लड जो एक स्मूथ फ्लो शो कर रहा है, स्मूथली फ्लो कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली रेगुलेटेड और मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस हेपेरिन एंजाइम which is synthesized by the liver cells, right? अगर ऐसा नहीं होगा, तो अगर हेपेरिन नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। तो हेपेरिन बेसिकली इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लिवर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेक डाउन ऑफ द ओल्ड वोर्न आउट आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स, राइट, बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी है जिसमें लिवर सेल्स जो ओल्ड वोर्न आउट आरबीसीज हैं, जो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुके हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स 120 डेज़ के बाद जो है फर्दर अपना काम नहीं कर सकते, इनका एवरेज लाइफ स्पैन ही इतना होता है, तो उनको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द हेपेटोसाइट्स और लिवर सेल्स। उसके रिजल्ट में हीमोग्लोबिन का भी ब्रेक डाउन होता है, जिसके रिजल्ट में बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, जिसके बारे में हम लेक्चर के स्टार्ट में काफ़ी बात कर चुके हैं, राइट। उसके अलावा हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में आयरन रिलीज होता है एंड दैट आयरन इज स्टोर्ड बाय द हेपेटोसाइट, जिसको हमने यहाँ पे लिवर के स्टोरेज फंक्शन में मेंशन भी किया था। तो ये आयरन कहाँ से आता है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसीज एंड द हीमोग्लोबिन। Then another very important function performed by the liver cells, that is a detoxification.
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस मटेरियल्स, टॉक्सिन्स जो बॉडी में एंटर हो जाते हैं, फूड के थ्रू जा सकते हैं, कोई हार्मफुल ड्रग्स हो सकती हैं, कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन मटेरियल जो बॉडी में एंटर होता है, तो लिवर इज़ द साइट जहाँ पे उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइमेटिक सिस्टम ऑफ द हिपैटोसाइट्स। लिवर में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो इन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं और इनके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और बॉडी के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने देते। Then another important role performed by the liver, but that is in the fetal stages or embryonic stages, right? यानी जब ह्यूमन की बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, बिफोर द प्रोसेस ऑफ बर्थ उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस वक्त बॉडी में लिवर इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। लेकिन लेटर ऑन जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, बर्थ का प्रोसेस हो जाता है, तो फिर लिवर जो है वो ब्लड सेल्स नहीं बनाता, फिर ये अपने बाकी के दूसरे फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में या फीटल स्टेजेस में जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो लिवर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिवर, राइट। सो अब ये इतने सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लिवर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये डाइजेस्टिव रोल भी प्ले कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेट करके स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी लिवर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जो वन बाय वन हमने काफ़ी डिटेल से यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और होपफुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद टुडेज टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन।